चलिए क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। पहला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। अब 2 अक्टूबर से 2-3 पॉइंट आप देखिए। 2 अक्टूबर को तो एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हो गया, और 2 अक्टूबर को आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, यानी महात्मा गांधी का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को हुआ था। तो इसलिए महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त आपको पता होगा कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर देख लेते हैं किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो 31 अक्टूबर जो है ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर जो है ये राष्ट्रीय एकता दिवस, आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, जितना हम बता रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर। और राष्ट्रीय एकता दिवस आपसे पूछ दिया जाए कि किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी मैं सरदार पटेल लिख दे रहा, आप पूरा नाम लिखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा 11 जनवरी। 11 जनवरी को तो कुछ खास है नहीं, तो 11 जनवरी को छोड़िए। अब 11 जनवरी से पहले आता है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी के विषय में मैं बता देता, 11 जनवरी कोई खास नहीं है। एग्जाम ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेगा मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा, और आपकी जिम्मेदारी है कि उतना ही चीज़ ज़रूर पढ़िए। ठीक है, फालतू चीज़ याद करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं वैसा ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बेनिफिट्स दे। ठीक है, तो देखिए 9 जनवरी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस लिख लीजिएगा। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 19 या भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी 1915। चलिए अब 9 जनवरी आ गया तो थोड़ा सा इसके आगे भी चलते हैं। अब 9 जनवरी के बाद आ गया इंपॉर्टेंट हो जाता है 10 जनवरी। और 10 जनवरी कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, और 10 जनवरी किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो 10 जनवरी के विषय में याद रखिएगा कि ये विश्व हिंदी दिवस, ध्यान लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस नोट कर लीजिए, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 10 जनवरी जो है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहीं पे मैं एक चीज़ बता दूं कि 14 सितंबर जो है, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस पूछ दिया जाए तो 10 जनवरी। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए 10 जनवरी हो गया हमारा। अब इसके बाद 14 हमने बता दिया कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा इतना पॉइंट हो गया। ये पॉइंट पूरा एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी मैंने डेट बताया एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किए गए कार्य यानी कि वर्क डन का इकाई क्या है, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसका इकाई क्या है, तो उसका इकाई हो जाएगा जूल। देखिए किया गया कार्य हो या ऊर्जा हो, ठीक है, किया गया कार्य हो या ऊर्जा, ये दोनों का जो इकाई होता है ये जूल होता है। ठीक है, कार्य हो या कार्य का भी और ऊर्जा का भी, दोनों का इकाई क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए डेसिबल आया, डेसिबल क्या, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, ध्वनि की माप की जाती है डेसिबल में। जूल मैंने बता दिया, कार्य हो या ऊर्जा हो दोनों की इकाई जो है वो जूल है। चलिए अगला
अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की। ठीक है, जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया। यानी कहने का मतलब कि राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म सभा का स्थापना किया था, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। अब देखिए, राजा राम मोहन राय जो है ये एक समाज सुधारक भारतीय है। ठीक है, इन्होंने समाज सुधार में बहुत ही अपना बड़ा योगदान दिया है, तो इसलिए राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट है तो कुछ इनके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं कि देखिए, इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं, जो बाद में नाम बदलकर ब्रह्म समाज बन जाता है। यानी 1828 में जो ब्रह्म सभा बना था वो बाद में जाकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब किया गया था, तो 1828 ईस्वी में। अब देखिए, अगला पॉइंट इनमें याद रखिएगा, 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था। वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट इनके विषय में और नोट करेंगे, इन्होंने 3 पत्रिका लिखा था। ठीक है, इन्होंने 3 पत्रिका का संपादन किया था। पहला क्या है? पहला है ब्राह्मणवादी। लिख लीजिएगा आप लोग, ब्राह्मणवादी। ठीक है, ब्राह्मणवादी पत्रिका। दूसरा क्या है? दूसरा है संवाद कैमुदी। ये हो गया, पहला हो गया ब्राह्मणवादी, दूसरा हो गया संवाद कैमुदी। संवाद कैमुदी जो है ये साप्ताहिक पत्रिका थी और यह बंगाली में लिखा गया था। ठीक है, तीसरा है इनका मीरात उल अकबर। ये फारसी में लिखा गया था, मीरात उल अकबर। ये 3 पत्रिका इनका फेमस है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीरात उल अकबर जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दे देता है निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय की पत्रिका नहीं है। 3 नाम दे देगा, एक नाम दे देगा ब्राह्मणवादी, दूसरा संवाद कौमुदी, तीसरा मीरातुल अकबर और चौथा कोई और दे देगा। आपको चुनना रहेगा निम्नलिखित में कौन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मीरातुल अकबर जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया था और संवाद कौमुदी जो है ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं मिले हैं? यानी कहने का मतलब कि किस, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चुनना है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसके स्थल कहाँ से नहीं मिले हैं। तो देखिए, हरियाणा से तो मिला है भाई, हरियाणा से बहुत मिला है, राजस्थान से बहुत मिला है, गुजरात से बहुत मिला है। यानी हमारा सही आंसर इसमें क्या छट जाएगा? उत्तराखंड से कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, हरियाणा में 2 नाम याद रखेंगे, राखीगढ़ी और बनवाली। हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली, राजस्थान में कालीबंगा फेमस है। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा फेमस है और गुजरात में लोथल फेमस है। लोथल क्या था? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ से व्यापार होता था। तो गुजरात में लोथल फेमस ज़्यादा था, राजस्थान में कालीबंगा ज़्यादा फेमस था और हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली, ये दोनों ज़्यादा फेमस था। वर्तमान में देखिए, और थोड़ा सा इसमें मैं बता दूँ कि हड़प्पा सभ्यता जब था वो 3 देशों में फैला हुआ था। एक अफगानिस्तान याद रखिए, AF से, पाकिस्तान, PAK से पाकिस्तान याद रखिए, और इंडिया, IN। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब देखिए, अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी स्थल कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। वर्तमान में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्थल है पाकिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में 2 स्थल मिला था और इंडिया में भी लगभग पाकिस्तान से थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये 3 देश में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका हड़प्पा अगर कभी कभी पूछ देता है कि इसका हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, तो देखिए, सबसे पहले 1921 ईस्वी में
दयानंद सरस्वती ने हड़प्पा नामक स्थल खोजा जो वर्तमान पाकिस्तान में है, तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। 1921 ईस्वी में पहली बार हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया 1921 में दयानंद सरस्वती द्वारा, जिसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक, हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर बसा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? विजयनगर राज्य की स्थापना, तो विजयनगर साम्राज्य आप लोग को पता होगा कि ये संगम काल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए संगम राजवंशों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर पॉइंट है अनबुझा चूना। बुझा हुआ चूना नहीं, अनबुझा चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए अनबुझा चूना, आप लोग देखे होंगे कि घर पेंट करने के लिए चूना का बोरी लाते हैं लोग गांव में, तो जो चूना बोरी में रहता है वो अनबुझा चूना रहता है, और उसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो देखे होंगे आप लोग उबलते हुए दिखाई देता है। तो जब पानी में डाल देते हैं तो वो पानी से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो जब वो बोरी में रहता है तो अनबुझा रहता है, तो जब अनबुझा रहता है तो उसका सूत्र होता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जब इसको हम लोग H2O यानी कि पानी से अभिक्रिया करा देते हैं तो ये बन जाता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द होल ट्वाइस, यानी CaOH द होल ट्वाइस। तो ये बुझा हुआ चूना, ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना, ये हो गया बुझा हुआ चूना, और ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, हो गया अनबुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया अनबुझा चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द होल ट्वाइस हो गया क्या? बुझा हुआ चूना। यानी कि हमारा अनबुझा चूना पूछा गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड बोल देंगे, और हमसे बुझा हुआ चूना पूछा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द होल ट्वाइस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अनबुझा चूना, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया अनबुझा चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द होल ट्वाइस हो गया बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ये देखिए ऐसे लिखा है कैल्शियम CaOCl2 ऐसे लिखा गया है। पूछा गया कि इसका प्रचलित नाम बताना है, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम पूछा गया है, प्रचलित नाम पूछा गया है। रासायनिक नाम तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, अब इसका प्रचलित नाम यानी इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर आप लोग को मैं बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखे होंगे लेकिन ध्यान नहीं है आप लोगों को। कहीं भी शहरी क्षेत्र में, मैक्सिमम शहरी क्षेत्र में ऐसा होता है, शहरी क्षेत्र में देखे होंगे कि जहाँ पर कूड़ा लगता है, कूड़ा का ढेर रहता है, अगर वहाँ से कूड़ा उठा लिया जाता है उसके बाद पाउडर टाइप में एक उजला कलर का पाउडर टाइप में छिड़का जाता है। ठीक है, तो जो पाउडर टाइप में उजला सा छिड़का जाता है वही होता है ब्लीचिंग पाउडर, और वो ब्लीचिंग पाउडर इसलिए छीटा जाता है क्योंकि वो कीटनाशक होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कीटनाशक होता है। चलिए अब इसमें देखिए धावन सोडा आया है तो थोड़ा सा इसके विषय में भी जान लेते हैं। धावन सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। ठीक है, सोडियम Na2CO3 होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, साबुन सरफ जो होता है हम लोग का वो धावन सोडा में आता है। ठीक, तो Na2CO3 होता है। तो कभी कभी फंसाने के लिए पूछ देता है क्या इसमें H2O की मात्रा, तो इसमें H2O की मात्रा होती है, यानी H2O कहने का मतलब कि जल, तो इसमें 10H2O होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर पूरा फार्मूला पूछा जाए तो Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये धावन सोडा हो गया हमारा। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम NaCO3। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ते हैं NaCO3। इसको खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज मैं बता दूं, इसका यूज होता है बेकरी, यानी जहाँ पे पाव रोटी वगैरह देखे होंगे बनते हुए, वहाँ पे पाव रोटी को मुलायम रखने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, यानी कि खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर तो मैंने बता दिया। जिप्सम, जिप्सम के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट × 2H2O।
जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग जिप्सम के विषय में ध्यान रखिएगा। अब जिप्सम जो जिप्सम है, जिप्सम में 2H2O होता है, यानी H2O का मतलब जल होता है, 2 जल होता है। 2 जल में से अगर हम 1.5 जल निकाल देते हैं तो कितना जल बचेगा? आधा जल बचेगा। यानी 2 जल में से अगर हम 1.5 जल निकाल दें तो आधा जल बचेगा। तो जब आधा जल बचता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस H2O की मात्रा घट जाएगी। कैल्शियम सल्फेट अगर 2H2O रहेगा तो वो हो जाएगा जिप्सम, और उसमें से 1.5 H2O निकाल दिया जाए, आधा H2O जब बच जाएगा तो उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कहने का मतलब कि श्यामजी वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस का स्थापना कहाँ किया था? तो देखिए, उन्होंने अंग्रेजों के गढ़ में जाकर इंडिया हाउस का स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में जाकर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? देखिए, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। अब देखिए, हमने पहले ही सजा के रखा है, ये चारों जो है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, ये चारों कोयला के प्रकार होते हैं। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट, उससे कम क्वालिटी का बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, उससे कम पिट। यानी आपसे पूछा जाए सबसे बेकार कोयला कौन होता है, सबसे नीच क्वालिटी का कोयला कौन होता है, तो पिट होता है। मैंने सजा दिया है, आप लोग भी इसी तरह सजा के याद कीजिएगा। सबसे उच्च क्वालिटी का पूछा जाए तो एंथ्रासाइट, और सबसे कम क्वालिटी का पूछा जाए तो पिट। ठीक है, तो ये कोयला का 4 प्रकार होता है, जिसमें सबसे उच्च कोटि का एंथ्रासाइट और सबसे कम निम्न कोटि का पिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी थी? यानी ज्योतिबा फूले जो हैं वो 1873 में एक लेख लिखते हैं, एक पुस्तक लिखते हैं गुलामगिरी, जिसको किस भाषा में लिखे थे आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी। ठीक है, अब देखिए, ज्योतिबा फूले जो हैं, ज्योतिबा फूले एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। देखिए क्या हुआ था कि अंग्रेज के टाइम में सबसे दिक्कत होता था कि लड़की और औरतों की शिक्षा को लेकर। यानी अंग्रेज के टाइम में हमारी माँ बहनें जो थी पढ़ी लिखी नहीं होती थी। ठीक है, गिनी चुनी लोग पढ़ लिख लेता था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का इतना प्रकोप था, इतना भय था लोगों में कि लोग पढ़ नहीं पाता था, कोई भी लेडीज शिक्षित नहीं हो पा रही थी। तो ज्योतिबा फूले ने क्या किए कि अपने पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाना शुरू किया खुद से, और इन्होंने सावित्रीबाई फूले को इतना पढ़ाया कि अब सावित्रीबाई फूले अन्य लेडीज़ों को पढ़ाना शुरू कर दी स्कूल खोलकर। ठीक है, सावित्रीबाई फूले अब क्या हुआ कि अन्य औरतों और लड़कियों को अपना स्कूल खोलकर उनको शिक्षित करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले का ये बहुत बड़ा योगदान था लेडीज़ के पढ़ाई को लेकर, कि ये अपने पत्नी को पढ़ाए और इतना पढ़ा दिए कि ये सावित्रीबाई फूले खुद स्कूल खोलकर और दूसरे लड़कियों और औरतों को पढ़ाना शुरू कर दी थी। ठीक है, अब ज्योतिबा फूले के विषय में एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी।
ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ही की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ज्योतिबा फुले के विषय में आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये आज का सेशन हमारा समाप्त हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। देखिए हम इस माध्यम से जो डिस्कस करते हैं हम वैसे ही फैक्ट्स को बताते हैं जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मेन टारगेट रहता है कि हम वैसे ही कंटेंट आपको दें जो आपको एग्जाम में बेनिफिट्स दे सके। ठीक है, तो इसलिए हम इस एक क्वेश्चन के चक्कर में हम कितना डिस्कस करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना फैक्ट्स होता है मैं बता देता हूँ। और आप लोगों से बस निवेदन इतना है कि मैं जितना फैक्ट्स एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ तो आप लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ काम आप खुद से कीजिए। तो कम से कम जितना हम बोल दे रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और उसको पढ़िए। और मेरा मानिए कि देखिए जो ये प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। आपको हर एग्जाम में, चाहे वो SSC CGL हो, SSC CHSL हो, SSC MTS हो, SSC GD हो या अन्य